चलिए तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं और आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने का भी अब समय होने वाला है। बीजेपी के 4 निलंबित विधायक आज बहाल होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और सतीश पूनिया ने कहा है कि सरकार हमारी बात सुने। रीट एग्जाम एक बड़ा घोटाला है, यह कहा है वासुदेव देवनानी ने। एग्जाम में पैसों का लेन देन हुआ है, वासुदेव देवनानी का यह आरोप है। बीजेपी आंदोलन करती रहेगी, यह कहा है वासुदेव देवनानी ने। तो सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है। कि बाहर जब संघर्ष होता है तो निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाई जाती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और सदन के भीतर भी सरकार का रवैया नहीं बदलता है। सत्ता का दंभ और अभिमान रावण की तरह उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। कल जो दृश्य हुआ उसकी कल्पना विधानसभा के इतिहास में नहीं की जा सकती थी। गाली गलौज, पर्चे फाड़ना, धक्का मुक्की करना और महिलाओं की मौजूदगी में भद्दी गालियां देना, इससे ये साबित हो गया कि सरकार पूरे तरीके से बौखलाई है और जांच से इसलिए डर रही है, घबरा रही है कि दाल में काला है और इतना काला है कि दाल कम और काला ज्यादा है। तो हमारा ये विरोध नहीं है कि बच्चों का सिलेक्शन का प्रोसेस रुके या उसमें, वो तो आपने खत्म कर दिया, आगे नई निकाल करके भर्ती कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन उस गैंग तक पहुंचने के लिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे मेरा कोई व्यक्ति हो, उन सब तक पहुंचने के लिए सीबीआई की जांच जरूरी है ताकि हमेशा के लिए इस ग्रुप को तोड़ा जाए। अमर्यादित आचरण कांग्रेस के लोगों का था और जो कांग्रेस के छुटभई एमएलएज हैं जिनको विधानसभा के नियमों की जानकारी नहीं है, वो अश्लील गालियां भी विधानसभा में दे रहे थे। अभी तक हम सबका मानस है कि सीबीआई से जांच के मुद्दे पर हम सरकार को मजबूर करेंगे कि ताकि वह सीबीआई से जांच कराए। उसके लिए हमारी संसदीय मर्यादाओं, लोकतांत्रिक पद्धति में जो भी विरोध करने के तरीके हैं, उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हमें सरकार के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है। मैंने सरकार से पूछा, 19-20 के अंदर आपने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर एक नंदीशाला खोलने का काम करेंगे। 19-20 की पहले बजट की घोषणा, चौथा बजट आ रहा है, सरकार ने अभी जवाब दिया है। आज मेरा तारांकित पर्सन भी है, सरकार ने कहा है कि अभी एक भी गौशाला पूरे प्रदेश में नहीं खोली गई है। इसी तरीके से सरकार ने घोषणा की थी प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम विकास पथ बनाएंगे और 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक की लागत एक विकास पथ के ऊपर आएगी। उसका सरकार ने जवाब दिया है कि पूरे राजस्थान में 10,000 विकास पथ बनने थे, 10,000 विकास पथ की जगह 183 विकास पथ बनाने का काम हमने किया है। तो जब सरकार इस तरीके से थोती घोषणाएं कर रही है, झूठी घोषणाएं कर रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, तो इस बजट के ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं है। हम 26 लाख परिवारों के साथ खड़े हैं, अंतिम दम तक चढ़े हैं और सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से ये केवल विरोध के लिए विरोध, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना चाहते हैं ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट कर सकें, ये भर्तियां उन्हें नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 1 लाख लोगों को पिछले 3 वर्षों में नौकरियां दी है और अगले 2 वर्षों में हम करीब करीब 1 लाख से अधिक नौकरियां और देने वाले हैं। इन पे ये रोक लगाना चाहते हैं, इसलिए बार बार अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन बड़ी जानकारी यह भी है कि कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की आज बैठक हुई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई और अभी अब यह जानकारी आ रही है कि जैसे ही 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, सदन में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। यह बड़ी खबर इस वक्त की।
तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार रीट मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं आपने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को भी सुना। बीडी कल्ला ने साफ तौर पे कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ भर्तियों को अटकाने और रोकने की एक कोशिश है, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता है रोजगार देना। हमने पहले भी 1 लाख रोजगार दिए हैं और 1 लाख रोजगार अब भी आगे देना है। लेकिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाना फिलहाल मुश्किल होता दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस मांग पर अड़ा है कि रीट भर्ती परीक्षा जो है उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जिले में डीएमएफटी फंड से 1 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2022 तक की अवधि में विभिन्न विकास कार्यों पर 673.77 लाख व्यय किए गए हैं। उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की विधानसभा वार सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2, जी हां, ट्रस्ट फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। बीकानेर जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों में गवर्नर काउंसिलिंग के अनुमोदन अनुसार ट्रस्ट फंड की राशि का उपयोग किया गया है। खंड 3, जी नहीं, विस्तृत विवरण प्रश्न के भाग संख्या 2 के जवाब में दिया गया है। अगला प्रश्न 23, प्रश्न संख्या 23। 23। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित ऐतिहासिक गुदलाव झील का सौंदर्यीकरण कराने के संबंध में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 34 करोड़ लागत की विस्तृत योजना राजस्थान में 144 मुख्य मंडी यार्ड है, 329 गौण मंडी यार्ड है, 7 निजी मंडी यार्ड है। इतनी बड़ी संख्या में मंडियां होते हुए भी कर्मचारियों की संख्या नगण्य, मात्र 400 पदों की भर्ती की बात कर रहे हैं। क्या मंत्री जी इन मंडियों को सुचारू रूप से चलाने और किसानों के हित में काम करेंगे और सारी पूरी संख्या में आप कर्मचारी भर्ती करेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो देखिए, सदन की कार्यवाही तो चल रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी भी हो रही है। 400 पदों पर सीधी भर्ती की कार्रवाई हेतु अर्चना निर्धारित पाठ्यक्रम एवं स्कीम राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट रायसेन को भेजी गई थी, परंतु भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं किए जाने एवं आवश्यक संसाधन की कमी से अवगत कराए जाने के पश्चात सक्षम स्तर से के साथ जुड़ गए दिनेश, क्या अपडेट इस वक्त? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दिनेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है दिनेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है दिनेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की जो नारेबाजी है, सदन की कार्यवाही उस नारेबाजी के बीच चलती हुई आप देख सकते हैं। कितने पद खा लेते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्रगत 3 मंडियां पड़ती हैं। इटावा, जिसमें 16 सर्जित पद हैं और 6 पद भरे हुए हैं और रिक्त पद 10 हैं। दूसरी आपके क्षेत्र में जो मंडी है इटावा, इन जो मंडियों में जैसे ही हमको कर्मचारी मिलेंगे, भर्ती प्रक्रियाधीन है, तुरंत आपके पदों को भर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कर्मचारी लगा रखे हैं। किस तारीख तक भर देंगे? डेट बता दीजिए मंत्री। जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड से हमको कर्मचारी मिलेंगे तब भर देंगे। संख्या 24। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित ऐतिहासिक गुदलाव झील का
सौंदर्यीकरण कराने के संबंध में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 14 करोड़ लागत की विस्तृत योजना रिपोर्ट DPR तैयार कर अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, ये 34 करोड़ की जो DPR बनी है, ये कब तक कार्य रूप में आ जाएगी? मेरा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूरा इस झील के चारों तरफ बसा हुआ है, पूरा शहर, और ये पूरी झील गंदगी से भरी पड़ी है। मैं आपसे आग्रह करूँगा, ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट DPR बनी है, ये कार्य रूप में कब तक आ जाएगी? एक सर समझ में नहीं आया, सुनो ना, आप सुन रहे हैं तो प्लीज। DPR 34 करोड़ की जो DPR बनी है, वो कार्य रूप में कब तक आ जाएगी? देखिए, मैं आपको विस्तृत तो रूप से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच चल रही है। हमारे सहयोगी दिनेश और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी? हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रश्नकाल सुचारू रूप से करवाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का हंगामा आज तीसरे दिन भी जारी है। जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। और खास बात यह है कि सदन के अंदर वो विधायक भी हैं जिन्हें कल निलंबित कर दिया गया था। कल 4 विधायकों को निलंबित किया गया था। जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई, सत्ता पक्ष की ओर से निर्दलीय विधायक जो है वो संयम लोढ़ा, उनकी ओर से ये मांग उठाई गई कि जो 4 विधायक जिन्हें कल निलंबित किया गया है, उन्हें सदन से बाहर निकाला जाए। लेकिन वो अभी चारों विधायक सदन के अंदर हैं और विपक्ष द्वारा जो रीट पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग उठाई जा रही है, उसमें साथ में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं विपक्ष के सदस्यों के साथ। तो फिलहाल हंगामा जारी है। विपक्ष की ओर से सदन के बाहर भी यही बात कही गई थी कि वो फिलहाल इस मांग जो उनकी ओर से उठाई जा रही है CBI जांच की मांग को लेकर, वो उस मांग को भी छोड़ने वाले नहीं है। तो आज जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई है और उसी के साथ हंगामा शुरू हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हंगामे के बीच भी सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की गई है, बल्कि प्रश्नकाल जो है वो करवाया जा रहा है। पहला ही सवाल जो है वो सतीश पूनिया का सवाल है। भाजपा विधायक है सतीश पूनिया, उनका सवाल जो है वो पहला लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि विपक्ष प्रश्नकाल में हिस्सा नहीं ले रहा है, सतीश पूनिया की ओर से सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन आसन द्वारा जो है दूसरे विधायक से सवाल पूछवाकर उसका जवाब सदन में दिलवाया गया। तो तकरीबन 4 सवालों पर अब तक चर्चा हो चुकी है सदन में और हंगामा भी बेदस्तूर जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि हंगामा होने के बावजूद प्रश्नों के जवाब जो है वो सदन में दिलवाए जा रहे हैं। तो आज भी जो है जैसे आसार नजर आ रहे हैं कि आज भी पूरा दिन जो है वो हंगामा रहने वाला है सदन में, जिस तरह का रुख विपक्ष का देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से 4 बार कल सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी विपक्ष के हंगामे के बीच। उसी तरह का रवैया आज भी विपक्ष का है। तो लगातार तीसरे दिन आज हंगामा सदन में जारी है। और बिल्कुल दिनेश, तो ये तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन साथ ही एक और चीज दिनेश, जिस चीज का आपने जिक्र किया कि संयम लोढ़ा ने ये कहा कि वो 4 विधायक जो हैं जिन्हें निलंबित किया गया था उन्हें बाहर किया जाए, तो सवाल ये भी है कि कहा यह गया था कि वो 4 विधायक जो हैं वो बहाल होंगे। तो ये स्थिति जरा स्पष्ट कर दें। बिल्कुल, देखिए, उन 4 विधायकों की बहाली की बात जो है वो कल जब स्पीकर CP जोशी के चैम्बर में भाजपा के लोग जाकर मिले थे, तो उसमें ये चर्चा हुई थी और उसके बाद धरना जो है स्थगित किया गया था भाजपा की ओर से। लेकिन बहाली का एक प्रोसेस होता है। एक बार निलंबन होने के बाद में बहाली वापस जो है प्रस्ताव लाकर ही उसकी बहाली की जाती है। लेकिन अभी तक जैसे ही प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। लेकिन इसी वजह से जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से मांग उठाई गई थी निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की ओर से। लेकिन फिलहाल आसन का इस मामले में कोई ज्यादा सख्त रुख जो है वो नजर नहीं आया और 4 विधायक जो हैं उन्हें अभी जो है वो 4 अंदर ही हैं और जो निलंबित किए गए थे, हालांकि उनका अभी तक निलंबन प्रस्ताव वापस नहीं हुआ है। तो बदस्तूर जो है वो हंगामा, जैसा मैं लगातार बता रहा हूँ कि 3 दिन से लगातार हंगामा जारी है विपक्ष का और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ और दिन जो है वो हंगामा देखने को मिलेगा विपक्ष का, जब तक राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा चलेगी।
तब तक जो है इस तरह की रणनीति तैयार की गई है विपक्ष की ओर से कि सदन को वो नहीं चलने देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि इस हंगामे के बावजूद, विपक्ष की पुख्ता रणनीति के बावजूद जो है वो सदन की कार्रवाई यहाँ पर संपन्न करवाई जा रही है। तो ये बिल्कुल दिनेश बड़ी बात है कि भले ही हंगामा हो रहा है लेकिन जो सवाल जवाब हैं वो चल रहे हैं क्योंकि प्रश्नकाल चल रहा है। तो इस चीज के बारे में भी एक बार जरा सा दिनेश बता दें कि क्या उन 4 विधायकों को बहाल करने को लेकर के आसन चैंबर की तरफ से कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो कि क्या उन्हें बहाल करने को लेकर कोई प्रस्ताव लगा है या नहीं लगा है? देखिए, ये अभी बात पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि चारों विधायकों पर आखिर किस तरह का रुख रहने वाला है। अभी तो चारों विधायक जो है अंदर है। कल जो बात हुई थी वो यही कि नापक्ष लोकसभा तक आने की उनको इजाजत होगी। अब संभव तो हो सकता है कि प्रश्नकाल शुरू होने से पहले अलग से स्पीकर से कोई चर्चा इस मामले को लेकर हुई हो, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि सदन की कार्रवाई में अभी निलंबन बहाली का प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया गया है। तो कुछ देर में ये स्थिति स्पष्ट होगी। ठीक है। क्या तो दिनेश, एक और चीज, जो विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं तो वो अभी सदन के अंदर ही हैं और अंदर ही नारेबाजी कर रहे हैं, वॉकआउट उन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह का रुख था उसी तरह का रुख आज है। कल भी उन्होंने पूरे दिन वेल में पहुंचकर नारेबाजी की थी और कल तो स्थिति यहाँ तक पहुंची कि आमना सामना तक जो है वो पक्ष विपक्ष का हो गया, क्योंकि विपक्ष के सदस्य न केवल वेल में थे बल्कि जो भी सदस्य बोल रहा था उसके आगे आकर जो है वो तख्तियां लहरा रहे थे और इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो भाजपा विधायक रामलाल शर्मा से जो पेपर था जिस पर उन्होंने मांग लिखी हुई थी वो लेकर फाड़ दिया था और इशारे से भी जो है एक दूसरे को देख लेने की धमकी हुई थी। तो उस तरह की स्थितियां कल बनी थी और उसी तरह का रुख आज कुछ जो है वो विपक्ष का है। हालांकि अभी विपक्ष जो है वेल में बैठा हुआ है और नारेबाजी बदस्तूर जारी है, लेकिन हंगामा जो है आगे बढ़ सकता है अगर आसन की ओर से। चलिए, बिल्कुल दिनेश, तो आप नजर बना कर रखिए, आगे अगर कोई और अपडेट आता है वो भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 24 चक्कों के रीफिटिंग का मामला भूमि एकीकरण सन 1960 से बकाया है। भूमि एकीकरण की तो इसी बीच आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही जो है वो चल रही है, हालांकि विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और विधानसभा की कार्यवाही में इस वक्त प्रश्नकाल का समय है। 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ है उसके बाद से विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहाँ पे 11 करोड़ राशि आई और हमने लगभग 45% राशि इसमें व्यय की, क्योंकि भारत सरकार समय पे एलोकेशन नहीं करता है, पैसों का आवंटन नहीं करता है। अप्रैल का पैसा सितंबर महीने में अक्टूबर महीने तक आता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि अभी जो चल रहा है फरवरी माह हमारा द्वितीय किश्त आनी चाहिए जो अक्टूबर से लेके मार्च के बीच आती है, लेकिन सिर्फ 22 जिलों के अंदर प्रथम किश्त आई है, दूसरी किश्त की तो बात ही नहीं करते। और जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं उन प्रोग्रामों के लिए 6 महीने निकलने के बाद भारत सरकार पैसा देता है। जैसे गर्ल चाइल्ड डे अगर हम लोगों को मनाना है तो उसका समय निर्धारित है। हम अगर प्रोग्राम दिल्ली भेजते हैं तो वहां से आता है तो वो दिन ही चला जाता है। अगर हमें बच्चियों का स्कूल का प्रवेश उत्सव मनाना है तो वो जुलाई माह में मनता है, उसका पैसा हमारे पास दिसंबर में आता है, तो वो प्रोग्राम ही चला जाता है। ये भारत सरकार की जो नीति निर्धारण है इस योजना के तहत, इसके अंदर इस तरह की योजना बना रखी है कि बच्चियों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाना चाहता है। राजस्थान ने पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न लगाया हमारी बहन ने, उन्होंने खुद मंत्री थी, सिर्फ 22% 3 वर्षों के अंदर पैसा खर्च किया और हमने लगभग 50% इन 3 वर्षों में कोरोना काल
अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 29 अध्यक्ष खंड एक सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भवन एवं अन्य शहर निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की शुभ शक्ति योजना में 1253 तथा सुलभ आवास योजना में 24 आवेदन लंबित है। आवेदनों के लंबित रहने के मुख्यतः निम्न कारण हैं। नंबर 1, मंडल में अपर्याप्त कोष व विभाग में सीमित मानव संसाधन। संवेदनशील योजनाओं जैसे सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा एवं टूल किट योजनाओं को प्राथमिकता है। 3, कोरोना काल में निर्माण कार्य बाधित होने के कारण उपकर प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव। खंड 2, दिनांक 1/1/2019 से 31/12/2021 तक मंडल की संवेदनशील योजना जैसे मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा, टूल किट आदि योजनाओं के अंतर्गत कुल 907 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है, जिनका ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अगला प्रश्न संख्या 33। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुल 205.48 किलोमीटर लंबाई की 66 सड़कें गारंटी अवधि में हैं। इनमें से वर्तमान में 11 सड़कें हैं जिनकी लंबाई 12.90 किलोमीटर है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इनका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ की जिन 11 सड़कों की लंबाई 12.90 किलोमीटर की संबंधित ठेकेदार द्वारा गारंटी अवधि में मरम्मत कार्य नहीं किया गया है, उनको नोटिस दिए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। मरम्मत कार्य पूर्ण व्यवस्था जाना दिनांक 15/2/2022 तक लक्षित है। खंड 3, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त कुल 55 सड़कों की लंबाई 53.54 किलोमीटर का मरम्मत कार्य संबंधित संवेदकों द्वारा कर दिया गया है। इनका परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अगला प्रश्न संख्या 31। माननीय अध्यक्ष महोदय, विप्र कल्याण बोर्ड का दिनांक 10 फरवरी को गठन हो चुका है। अगला प्रश्न संख्या 32। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिंदूरी व आहोर के हरजी गांव में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित नहीं हैं। आयुष नीति 2021 के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का गुणांकन के आधार पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा। खंड 2, नहीं, अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न संख्या 33। माननीय मंत्री 33। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत कोटा संभाग में प्राप्त आवेदन निस्तारण, खारिज एवं लंबित आवेदनों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है। जिला कोटा आवेदन 2,94,364, निस्तारण 2,89,216, खारिज 562, लंबित 4,586। जिला बूंदी 1,46,828 आवेदन आए, निस्तारण हुए 1,42,571, खारिज हुए 3,584, लंबित 673। जिला झालावाड़ 2,56,021, निस्तारण है 2,53,356, खारिज हुए 2,665, लंबित 0। जिला 12 3,26,303, कुल आवेदन आए, निस्तारण हुए 3,19,832, खारिज हुए 2,143, लंबित 4,328। कुल पूरे संभाग के 10,23,516 आवेदन निस्तारण हुए 10,04,975, खारिज हुए 12,978, लंबित है 5,563। पंचायत समिति वार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट के पर संलग्न है। खंड 2 प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत पटरों का शासन स्तर से कोई लक्ष्य नहीं दिया गया।
कोटा संभाग में जारी किए गए पट्टों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है। जिला कोटा 29,693 जारी किए गए पट्टे। जिला बूंदी 30,950 पट्टे जारी किए गए। जिला झालावाड़ 21,510 पट्टे जारी किए। जिला बारा 21,592 पट्टे जारी किए गए। चारों जिलों में 1,37,045 3,745 पट्टे जारी किए गए। कोटा संभाग में जारी किए गए पट्टों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, उक्त शिविरों में स्कूल, शमशान और अन्य सरकारी भवनों के लिए एवं जन परियोजनार्थ भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान था। कोटा संभाग में अभियान के दौरान आवंटित की गई भूमियों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है। जिला कोटा आवंटित भूमियों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। जिला बूंदी परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। जिला झालावाड़ आवंटित भूमियों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। जिला बारा आवंटित भूमियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 4, उक्त शिविरों के अंतर्गत कृषि योग्य सिवायचक भूमि को आवंटित नियमित करने का प्रावधान किया गया था। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है। जिला कोटा में आवंटन भूमियों का विवरण 0 था। बूंदी जिले में भी आवंटन भूमियों का विवरण 0। झालावाड़ में आवंटित 31 काश्तकारों का अलॉट की गई जिसका विवरण परिशिष्ट है पर संलग्न है। जिला बारा में 0। खंड 5, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 को सफल संचालन के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य, जिला एवं संबंधित विभागों के स्तर से नियंत्रण कक्ष प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाकर प्रभावी पर्यवेक्षण एवं समन्वय कार्यवाही की गई। अभियान में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंपलेट, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया एवं डिजिटल कैंपेन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। अभियान में आमजन के कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए शक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन किया गया। अभियान के दौरान जिला कलेक्टर संभाग प्रश्न संख्या 34 अन्य अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशालाएं स्थापित करने बाबत बजट की घोषणा की गई थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नंदी गौशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपए मॉडल के आधार पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। बजट घोषणा अनुरूप पंचायत स्तरीय नंदीशाला स्थापित करने बाबत दिशा निर्देश 27/8/2021 को जारी किए जा चुके हैं। नंदीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन संबंधित जिला गौपालन समितियों द्वारा किए जाने हेतु निविदा कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक प्रदेश में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाओं की संख्या 0 है। खंड 2, जिला गौपालन समिति जयपुर द्वारा नंदीशाला। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर से है राजीव अरोड़ा उद्योग भवन पहुंचे हैं। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। राजीव अरोड़ा आपको तस्वीरों में नजर आएंगे पदभार ग्रहण करते हुए। एक बार भेजो। तो जयपुर से तस्वीरें आ रही हैं सीधी, जहां हम आपको दिखा रहे हैं उद्योग भवन से ये तस्वीरें। देखिए, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। उद्योग भवन अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं और राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन का वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और इसी वजह से अभी अभी वो पहुंचे हैं। अमूमन कहा यही जाता है कि इस तरीके का पद जब भी ग्रहण करना हो तो समय और मुहूर्त सारी चीजें देखी जाती हैं। वो तस्वीरों के जरिए भी साफ तौर पर दिख रहा है
कि मंत्रोच्चार हो रहा है, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया है। और उद्योग भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर राजीव अरोड़ा उद्योग भवन पहुंचे हैं और उन्हें चेयरमैन बनाया गया है राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम का। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि परसों जो लिस्ट आई थी उसमें इनका भी नाम था और इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई और आज राजीव अरोड़ा अपना पद भार संभालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखें। ओम महामनुमते तमेश्वरी देवी चराचरस्य ओम महाओम दुर्गाये नमो नमः। हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लीजिएगा। बेटियां सशक्त होंगी तो समाज भी प्रगति कर सकता है। इसी सोच को लेकर दौसा के कलेक्टर ने एक नवाचार किया, जिसके तहत जिले में पढ़ने वाली 50 बच्चियों को काउंसलिंग विद कलेक्टर कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां उनकी समस्या सुनी गई और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया गया। डरना मना है और हार से ही सीखना होगा। साथ ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इसी तरह का कुछ संवाद देखने को मिला जब जिला कलेक्टर ने बच्चियों से संवाद किया। बेटियों से सशक्त संवाद। पहली बात तो इतने लार्ज नंबर में बेटियां आई, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है ये कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालय में आके आई थिंक अपने आप में ही एक हौसला अफजाई है इन बच्चों के लिए। और जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे, इनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आई और जो कुछ मेन इश्यूज हैं हेल्थ हाइजीन वो जो इन्होंने हाईलाइट किए, तो आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट के प्रति हम क्या काम कर सकते हैं उसका एक शुरुआत किया है और इसी के साथ हम कुछ और स्टेप्स आगे धीरे धीरे लेंगे, जिनके ऊपर हम लोग एजुकेशन विभाग के साथ बैठ के प्लान कर रहे हैं। 5वीं कक्षा की नव्या बनी एक दिन की कलेक्टर। मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स, और सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि वो गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। एक प्यारी सी बच्ची के क्यूट से सवाल ने दौसा कलेक्टर कमरुल जमा चौधरी के काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए और नव्या को कलेक्टर साहब ने एक दिन के लिए जिले का कलेक्टर बनाकर सम्मानित किया। दौसा में बेटियों को सशक्त बनाने की अभिनव पहल के तहत 50 से अधिक विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाएं शामिल हुईं। इस दौरान बालिकाओं ने कलेक्टर से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में बालिकाओं के सवालों के जवाब देने के लिए खुद कलेक्टर के साथ ही कई और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैंने उनको वही ये चीज़ कही कि डर की कोई जगह ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, फेल हुए हैं या कोई एग्ज़ाम में रह गए हैं, तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ें और फिर डर की कोई जगह बचती नहीं है। दौसा का जिम्मा संभालने के बाद कलेक्टर चौधरी ने एक से एक नवाचार किए, जिसके तहत बच्चियों को सुरक्षित समाज देने के साथ ही उनके मन से डर को भगाना मकसद था। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं सोसाइटी के, लड़के क्या सोचते हैं सोसाइटी के, उसी से हमारा गर्ल चाइल्ड जो है वो सेफ रहेगा, उसी से हमारा माहौल सेफ रहेगा। सबसे पहले बच्चियां क्या सोचती हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। कलेक्टर साहब से मिलकर न सिर्फ छात्राएं खुश हैं, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा है। और मैंने सर से ये पूछा था कि जो एग्जाम के दौरान जो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे खत्म किया जाए, तो सर ने एक अच्छी सी स्ट्रेटेजीज बताई थी। बच्चियों के सवाल का कलेक्टर साहब ने खुद जवाब दिया, तो बाकी अधिकारियों ने भी काउंसलिंग में शामिल छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। जिला कलेक्टर ने भी बच्चियों को भरोसा दिया है कि जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से
संपर्क करके प्रत्येक समस्या का समाधान कराया जाएगा ताकि हमारे ज़िले की बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। साथ ही दौसा ज़िले में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि बाल लिंगानुपात भी बढ़ सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। 15 साल वो उम्र जिसमें बच्चे नए सपने बुनते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्रीगंगानगर में 15 साल की रानी पर नियति ने ऐसा कहर ढाया कि पूछिए मत। 15 साल की रानी अपने सपनों को तिलांजलि देकर परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। मेरे पापा ने छोटी सी ये फैक्ट्री लगा रखी थी दिनों से, तो मैं उसी को चला के अपना खर्चा निकाल रही हूँ। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई नहीं करते। अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरे घर को कौन संभालेगा, और बैंक में जो लोन है उसको भी भरना है। अच्छा, तो फिर उसको कौन देगा? सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। खेलने, खाने और पढ़ने लिखने की उम्र में अगर सिर से पिता का साया उठ जाए, माँ डिप्रेशन में चली जाए, छोटे भाई का स्कूल छूट जाए, परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो जाए, तो अच्छों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन श्रीगंगानगर की 15 साल की रानी इन तमाम मुश्किलों का बड़ी बहादुरी से सामना कर रही है। 5 महीने पहले पापा रोड पे जा रहे थे, जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो पापा की डेथ हुई। अच्छा, तो अब घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है और मेरा छोटा भाई है और मैं। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी घर पे ही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 27 की ब्रह्म कॉलोनी में रहने वाली रानी के पिता की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद अब रानी न केवल अपनी अवसादग्रस्त मां को संभाल रही हैं, बल्कि अपने छोटे भाई की पढ़ाई जारी रखने की जद्दोजहद में भी जुटी हुई हैं। इतना ही नहीं, दिवंगत पिता पर चढ़ा 19 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए वो पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को भी चला रही हैं। वो भी तब जब पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद बैंक वाले उसे नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। पापा ने घर बनाने के लिए लिया था। फिर अब बैंक से कोई बातचीत होती है? हाँ, वो तो कहते हैं अगर पैसे नहीं दिए ना तो घर को छीन लेंगे। अच्छा, ऐसे कहते हैं? हाँ जी। घर पे भी आते हैं आपके? हाँ, 2 बार आ चुके हैं। मुश्किलें तमाम हैं जिनका रानी बहुत बहादुरी से सामना कर रही है। स्थानीय पार्षद सुरेंद्र स्वामी सहित दूसरे लोगों की मदद से रानी ने अपने पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को फिर से शुरू किया है और अपने 9 वर्षीय छोटे भाई शिवम को नजदीकी स्कूल में दाखिला दिलवाया है। रानी अब स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं। तो कोई संस्था द्वारा या कोई सरकार के द्वारा मुझे मदद मिल जाए तो मेरा जो लोन है वो कम हो जाए या माफ हो जाए तो सही रहेगा। हिंदुस्तान का जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें एक भारी कमी ये है कि अगर आप ईमानदारी से पैसे चुकाना चाहते हो तो आपको पाई चुकानी पड़ेगी, आपकी चमड़ी तक उतार लेंगे। और अगर आप बेईमानी करना चाहते हो, बैंक करप्ट होना चाहते हो, तो बैंक आपको मूलधन में भी छूट कर देगा, ब्याज में छूट कर देगा और आपको हाथाजोड़ी भी करेगा और आपको दोबारा खूब सारा पैसा भी देगा। रानी को लोन चुकाने में रियायत की दरकार है ताकि वो अपने परिवार को संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सके और बैंक के कर्ज को भी ईमानदारी से चुका सके। क्या किसी जिम्मेदार तक उसकी फरियाद पहुंच रही है? ऐसे में पढ़ाई छोड़ चुकी रानी अब सरकार की ओर आस लगाए बैठी है कि उसके पिता के द्वारा लिए गए कर्ज में बैंक या सरकारी स्तर पर कुछ रियायत दी जाए ताकि वो मेहनत से अपने पिता के द्वारा लिए गए कर्ज को चुका सके, साथ ही अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी। दुष्कर्म के मामले में आरोपी फरार चल रहा था और इसी बीच आरोपी पक्ष के लोगों ने पुलिस पर हमला बोला। इस हमले में 6 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। उज्जैन कस्बे के कछवा मोहल्ले की घटना है जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया। तो पुलिस की टीम दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने गई थी जो मामले में फरार चल रहा था और इसी दौरान आरोपी के पक्ष के लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। 6 पुलिस वाले घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। उज्जैन कस्बे के कछवा मोहल्ले की घटना है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, भरतपुर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। दरअसल दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम को निशाना बनाया।
उज्जैन कस्बे के कछुआ मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी। भरतपुर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा आरोपी और उसको पकड़ने गई पुलिस की टीम पर आरोपी पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है। उज्जैन कस्बे के कछुआ मोहल्ले की घटना है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। उज्जैन कस्बे के कछुआ मोहल्ले की घटना, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती और इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है। और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नजर डालते हैं वीर कश्यप और तनिष्का सुजीत पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर अब आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ में मासूम से दरिंदगी की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया है। आरोपी की उम्र 17 साल की बताई जा रही है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, 7 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। 17 साल की उम्र इस आरोपी की बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। 7 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। उधर चूरू में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। आपको बता दें कि किडनैप कर नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। नाबालिग की मां ने यह मुकदमा दर्ज करवाया। गैंगरेप के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। बिदासर पुलिस थाने का यह पूरा मामला, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप करने की वारदात सामने आई है और इस गैंगरेप के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। और वहीं नागौर गैंगरेप मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है, जहां पर पुलिस ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि जांच में लापरवाही बरतने पर गाज गिरी है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के संवेदनहीनता और लापरवाही बरतने वाले डीडवाना के एसएचओ और जांच अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। 2 पुलिसकर्मियों पर यह गाज गिरी है, जिसमें डीडवाना एसएचओ और जांच अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। एसपी राममूर्ति जोशी ने सस्पेंड कर दिया। गैंगरेप की घटना में धाराएं ही नहीं जोड़ी। पुलिस की संवेदनहीनता देखिए। स्थानीय पुलिस इस तरीके की लापरवाही इस तरह के मामलों में बरत रही है। डीडवाना का यह पूरा मामला, जहां पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पीड़ितों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरिंदगी की घटना में धाराएं ही नहीं जोड़ी गई। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।